Very good evening, students. And today we are going to discuss how the types of transportation problem and even the mathematical model of formulation of transportation problem. In our first video, and that was live video, in that we have already give you an explanation about the transportation problem. What is it? What is transportation problem? And why it is essential to study a transportation problem, and why it becomes more and more essential for the businessman to know about the transportation problem, and why it becomes that the businessmen have to give their focus how they can reduce the cost of their goods and services, so at a cheap rate they can provide a satisfaction level to the consumers. That thing we already discussed कि एक बिजनेसमैन का ऐसा क्यों उद्देश्य होता है, तो हमने बता दिया था कि जब तक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम नहीं होगी तो ऐसी सिचुएशन में आपके प्रोडक्ट की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, और प्रोडक्ट की अगर कीमत बढ़ के तैयार ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, और उसके सेटिस्फैक्शन लेवल से पहले कुछ थ्रेशहोल्ड्स क्रिटिकल पॉइंट्स निकल के आ जाते हैं कि वास्तविकता में अगर ऐसा ही प्रोडक्ट किसी कॉम्पिटिटर द्वारा हमें सस्ता मिल रहा है और ये हमें महंगा दे रहा है तो इस प्रोडक्ट को क्यों परचेस किया जाए। तो इसलिए एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम करना के जस्ट दे हैव टू कैलकुलेट द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय प्रोवाइडिंग अ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर्स। इस चीज़ को हमने पुराने लेक्चर में पढ़ा हुआ था। तो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर वी आर गोइंग टू प्रोसीड ओवर द सेकंड लेक्चर, दिस वन इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन. Please like, subscribe and share my video, and this video will be more and more beneficial for those who are economical weak, or those who have some physical challenges to go here and there for the education purpose. So dear students, देखिए ये है टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम. तो आज भी हमने कोशिश की थी लाइव वीडियो बनाने की, मगर टेक्निकल ग्लिचेस कुछ ऐसी रही कि हम 2-3 बार ट्राई किया और बार अपलोड ही नहीं हो रहा था, और जो पिक्चर क्वालिटी थी द रेजोल्यूशन टू मच बैड, इसलिए फिर मुझे वीडियो बना के अपलोड ही करनी पड़ेगी आप लोगों के लिए. देखिए टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमने कहा था 2 टाइप की हैं, तो मैं इस पहली वाली लाइन को मिटा ही देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा. टाइप्स में पहला था बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, और सेकंड है अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. ये 2 थी. तो डियर स्टूडेंट्स, हम पहले वाली पे आ जाते हैं. मैं इस टेबल को इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ कि इसी की सहायता में लेनी है. हम बैलेंस्ड वाली पे आते हैं. देखिए बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या होती है. एक मैन्युफैक्चरर जब भी अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है तो उससे पहले बाय द हेल्प ऑफ देयर मार्केटिंग रिसर्च पर्सन्स, और वी कैन से बाय द हेल्प ऑफ एनुमरेटर्स, वो मार्केट से डाटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज और किस टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज और कितनी मात्रा में हमें और किस रीजन के लिए कितने बनाने. उसी के अकॉर्डिंग ही वो उसकी कैपेसिटी पर प्रोडक्शन करता है, क्यों वो जानता है अगर हमने डिमांड से ज़्यादा कुछ भी चीज़ बना के तैयार कर दी और उसकी डिमांड पार्टिकुलर नहीं आती है तो निश्चित तौर पर हमारी कॉस्ट कुछ ना कुछ उसके अंदर लग जाएगी और उसकी भरपाई कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो ऐसी सिचुएशन में हम उन प्रोडक्ट की कीमत को बढ़ाकर ही अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से जिनकी डिमांड हमने जानी थी उन्हीं से निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि एक महंगा सौदा हो सकता है. तो निश्चित तौर पर हम क्या चाहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में भी जो गुड्स एंड सर्विसेज बन के तैयार हो गए हैं तो जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई करें, क्योंकि अगर आपने बिना डिमांड के ही अपने गुड्स एंड सर्विसेज को ज़्यादा मात्रा में सप्लाई कर दिया तो ऐसी सिचुएशन में निश्चित तौर पर वो डिमांड उतनी थी नहीं और आपने सप्लाई वहाँ पर इतनी ज़्यादा कर दी तो वो स्टॉक, वो प्लेस जो अपनी घेरेगा प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो उस पर लग जाएगा और बहुत समय तक के लिए वो गुड्स स्टॉक में आपका एक जगह पर स्टे कर गया, वो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ लॉस देता है. तो ऐसी सिचुएशन में सबसे बेस्ट होता है कि आपकी जो सप्लाई है, तो बैलेंस में क्या है कि आपकी जो सप्लाई है वो हमेशा ही आपके डिमांड के बराबर रहे. जो आपकी सप्लाई है वो हमेशा ही डिमांड के बराबर रहे.
तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज दैट वेयर यू विल सी दैट द सप्लाई, तो यहाँ पर हमने सप्लाई को शो किया था, ये S1 से, ये S2 से, ये S3 से, ये S4 से। तो यहाँ पर आपकी S1 सोर्स की सप्लाई थी A1, S2 सोर्स की सप्लाई थी A2, S3 की थी A3, S4 की थी A4। तो मैं कह सकता हूँ टोटल सप्लाई मेरे पास है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। अगर ये बराबर हो जाती है मेरी टोटल डिमांड के, डेस्टिनी ऑफ D1 इज B1, डेस्टिनी ऑफ D2 इज B2, डेस्टिनी ऑफ D3 इज B3 एंड डेस्टिनी ऑफ D4 इज B4। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में निश्चित तौर पर जितनी डिमांड थी उतना ही गुड्स एंड सर्विसेज आपने कंज्यूमर के लिए प्रोवाइड करा दिया है, तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होने के चांसेस थोड़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि जो आवश्यकता थी उस आवश्यकता को उस एज पर द कन्फर्मेंस, एज पर द कन्फर्मिटी ऑफ डिमांड यू हैव मेक अ सप्लाई, आपने उतनी ही सप्लाई उसे दी है। तो ऐसी प्रॉब्लम जहां पे मिलेगी उसे हम कहेंगे बैलेंस्ड, ठीक है ना। अब दूसरी है आपकी अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड क्या है? कभी कभी ऐसा हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है, मैं दूसरे वाले पा रहा हूं कि आपकी जो सप्लाई है वो ज्यादा हो जाए डिमांड से, पहली सिचुएशन। और ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आपकी जो डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा हो जाए। मगर ये दोनों ही सिचुएशन किसी भी बिजनेस हाउस के लिए लॉसफुल है, किसी भी बिजनेसमैन के लिए, किसी भी बिजनेस हाउस के लिए, किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बड़ी नुकसानदायक रहेंगी। रीजन, अगर आप सप्लाई ज़्यादा कर देते हो तो आपका कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा होगा और वहाँ पर जाके उसकी डिमांड की खपत नहीं हो पाती है। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ बैलेंस ही नहीं है, कितना करना था आपको पता ही नहीं है और आपने आवश्यकता से ज़्यादा उसे सप्लाई कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज तो लगा ही लगा, प्लस वो जगह चीज़ कहीं दूसरी जगह पर उसका कंजप्शन हो सकता था जहाँ पर उसकी डिमांड हो, वहाँ पर ना पहुँच कर किसी दूसरी जगह पर जाके स्टॉक हो गई। तो जो कॉस्ट इसको बनाने में और जो कॉस्ट इसको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू बाय द हेल्प ऑफ मीडिएटर या खुद ही की सप्लाई के थ्रू जो भी लॉस आने वाला है वो एक सप्लायर को झेलना पड़ता है। दूसरा, अगर डिमांड ज़्यादा थी और आपके पास सप्लाई उतनी नहीं है जितनी उसकी आवश्यकता थी, तो ऐसी सिचुएशन में तो निश्चित तौर पे देखने के लिए मिलता है जब कंज्यूमर्स को कोई भी शॉप मार्केट के अंदर 4 दिन भी खुली नहीं मिलती है तो कंज्यूमर का अट्रैक्शन या लगाव या अफेक्शन जो रॉक स्टॉक जो वेंडिंग है वो ख़त्म हो जाती है, वो उसके पास जाना पसंद नहीं करेंगे, ये तो मिलता ही नहीं कभी। तो ऐसी सिचुएशन में कस्टमर्स की रूट वैल्यू को तोड़ना भी कम हो जाता है, बहुत खतरनाक हो जाता है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों ही सिचुएशन में लॉस बिजनेसमैन को हैंडल करना पड़ता है। और ये दोनों सिचुएशन क्या दिखा रही है कि सप्लाई नहीं थी तो कंज्यूमर ने किसी दूसरे दुकानदार को देख लिया कि भाई इनके पास तो सामान नहीं मिलता। दूसरी सिचुएशन वो थी कि डिमांड ही नहीं आ रही है मार्केट से और आप सामान पर सामान भेज जा रहे हो कि ले भैया ले ले, अपने कॉस्ट लगाते जा रहे हो, वो भी लॉस इसके लिए निकल के आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन पे जहाँ पर डिमांड और सप्लाई का आपस में रेशियो बराबर नहीं होता वो निश्चित तौर पर लॉस का कारण बन सकता है। तो जो बिजनेस हाउसेस होते हैं वो क्या करते हैं, इस अनबैलेंस्ड को बैलेंस्ड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अनबैलेंस्ड का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है या तो अपनी प्राइस को ज़्यादा करके या अपनी प्राइस को कम करके कि लोगों को आपकी क्वालिटी पर संदेह होना स्टार्ट हो गया। मगर बैलेंस्ड में क्या होता है कि आपने अपनी एक ऐसी यूनिक वैल्यू बना के रखी हुई है जहाँ पर कंज्यूमर ये तो जानता है कि मार्केट में आपकी एक स्टेबिलिटी है, मार्केट में आपकी परफॉर्मेंस है, आपकी गुडविल है, या कुछ भी हो जाए मगर आप कंज्यूमर की डिमांड्स को हमेशा फोकस करते हो, कुछ भी हो जाए आपकी सप्लाई कभी भी कंज्यूमर्स के लिए नहीं टूटती है। तो जो एक डिटर्मिनेशन और द कन्फर्मेंस दैट शुड बी डेवलप फॉर द ब्रांड्स इन द आइज ऑफ द कस्टमर्स, दैट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल द बैलेंस, कि आपको बैलेंस ही बना के रखनी पड़ती है। तो अनबैलेंस्ड को बैलेंस्ड में कन्वर्ट करने के बाद ही हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इस आधार पे हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम 2 टाइप की थी, एक बैलेंस थी, एक अनबैलेंस थी। अनबैलेंस की 2 सिचुएशन मैंने आपके सामने बता दी।
अनबैलेंस की, वो दो सिचुएशन मैंने आपके सामने बता दी। अब ये मैंने बता दिया कि अगर अनबैलेंस होता है तो उसको पहले बैलेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। मगर आप ये देखिए, बाई चांस अनबैलेंस्ड है और मैं उसे बैलेंस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और ये मान के चलता हूँ कि मेरी सप्लाई ज़्यादा थी, मैं मान के चलता हूँ कि मेरी सप्लाई ये A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 ज़्यादा है B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 से। तो ऐसी सिचुएशन में इस प्रॉब्लम को मुझे बैलेंस्ड में कन्वर्ट करने के लिए निश्चित तौर पर इसके अंदर एक डमी कॉलम बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ पर सप्लाई ज़्यादा होती है वहाँ पर डमी कॉलम को बढ़ाना पड़ता है। और जब मैं डमी कॉलम की बात कर रहा हूँ तो निश्चित तौर पर क्या होगा कि इस जगह पर मैं ये कह देता हूं कि मैंने एक डमी कॉलम बढ़ा लिया और इसको मैंने नाम दे दिया कि डेस्टिनी D5 है, क्योंकि इसका अस्तित्व थोड़ी है। ये तो सिर्फ हमने इसलिए बढ़ाई क्योंकि आपकी जो सप्लाई थी वो कहीं ना कहीं आपकी ज़्यादा थी, और सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से आपको एक डमी कॉलम बढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो वास्तविकता में 0 होती है, क्योंकि एक्चुअलिटी में इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। तो ये आपकी डिमांड में B5 मान लेता हूँ, और इसको मैं इंडिकेट करने के लिए कि डमी था मैं एक स्टार लगा लेता हूँ। मैंने इस पर एक स्टार लगा दिया सिर्फ इंडिकेट करने के लिए कि डमी पोर्शन था, ठीक है ना, एक स्टार बना लिया। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा करने से हमारी जो सप्लाई थी वो डिमांड के अकॉर्डिंग हो जाती है, ठीक है ना। या एक्चुअलिटी में कहें कि जितनी आपकी सप्लाई होती है उसे वास्तविकता में आप अपने डमी कॉलम को बढ़ाकर उस डिमांड को उसके बराबर कर देते हो। ये जब आपकी सप्लाई ज़्यादा थी। मगर बाई चांस ऐसा हो जाता कि आपकी डिमांड ज़्यादा रहती और आप उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हो। जब डिमांड ज़्यादा है तो ऐसी सिचुएशन में मैं दूसरे वाली पोजीशन पा रहा हूँ। ऐसी सिचुएशन में आपको जब आपने देखा आपकी डिमांड ज़्यादा है, कौन सी, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, तो डिमांड ज़्यादा है तो जो चीज़ कम है उसको बढ़ा देंगे। कम कौन सी है, तो हमने कहा सप्लाई कम है, तो सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम एक डमी आपकी रो बढ़ा लेंगे। हमने एक डमी रो बढ़ा ली। हमने एक डमी रो, मैं इस वाले पोर्शन को थोड़ा मिटाऊंगा, हमने एक डमी रो बढ़ा ली और इसकी वैल्यू को मैंने 0 0 0 0 मान लिया और यहाँ पे लिख दिया कि मेरी S4 सप्लाई है। ये आपकी डिमांड B1 थी, ये B2 था, ये B3 था, ये B4 था, ये A1 था, ये A2 था, ये A3 था, ये A4 था, ये A5 था, ठीक है ना। ऐसा करने से ये A5 जो सप्लाई है इसको आप स्टार लगा लीजिए इंडिकेट करने के लिए कि आपने डमी के तौर पर बढ़ाया था। तो ये वो सिचुएशन है जब डिमांड और सप्लाई अनबैलेंसी के कारण बराबर नहीं होती हैं, तो हम कहीं पर जहाँ पर सप्लाई ज़्यादा होगी तो हम डमी कॉलम बढ़ाएंगे, जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगी वहाँ पर डमी रो बढ़ाएंगे और इक्वेशन को, उस अनबैलेंस को बैलेंस में कन्वर्ट करने के बाद हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये थी हमारी 2 टाइप्स की प्रॉब्लम। अब है आपका एक मैथमेटिकल मॉडल जो आपके सिलेबस में है, उसे देखिएगा। मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। देखिए,
ट्रांसपोर्टेशन में हमने कहा कि हर किसी का उद्देश्य उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम करना होता है, जिससे उसके प्रोडक्ट की कीमत कम से कम बनी रहे और वह कंज्यूमर्स को कम रेट पर मिलता रहे, क्योंकि आजकल उसी सेम टाइप के प्रोडक्ट्स के बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो जब मैं मैथमेटिकल मॉडल की बात करूंगा, हमारा उद्देश्य सिर्फ कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है कि कैसे हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करें। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी फर्म व्हेन दे आर गोइंग टू डू अ प्रोडक्शन ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विसेज, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन शुड बी इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हाउ दे कैन मेक अ मिनिमाइजेशन ऑफ देयर कॉस्ट। तो मैं इसे लिख सकता हूं, ये इसका उद्देश्य होता है min z ओनली। तो मैं कह सकता हूं कि वो अपने फंक्शंस के थ्रू जो मैं टेबल थी उसमें केवल फंक्शंस के थ्रू उन सेल्स पर लगने वाली कॉस्ट का आप इस तरीके से इवैल्यूएशन करिए, इस तरीके से उनको समझिए कि वो कॉस्ट, वो जरिया निकालिए कि जिससे आपके सेल्स की डिफरेंट कॉस्ट दी गई है कि C11 में जैसे टेबल बनी हुई थी आपकी C11, C12, ये C13, ये C14, ये C21, ये C22, ये C23, ये C24, ऐसे ही मैंने बना रखा था आपका CN1, CN2, CN3, ये CN4, ऐसे मैंने आपका बना रखा था। तो इन पे जो कॉस्ट थी उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है कि इस सेल पर लगे, इस सोर्स से डेस्टिनी पर जाने पर जो कॉस्ट थी, तो वास्तविकता में C11 क्या है कि मैं कह सकता हूं X11 सेल कि S1 सप्लाई से D1 डेस्टिनी पे जाने पर आपकी कॉस्ट लगती है C11। यहां पर आपके X12 से दैट मीन्स S1 सोर्स से D2 डेस्टिनी पर जाने पर कॉस्ट आती है C12। तो वो कह रहे हैं कि आपने इन टेबल में वो सभी रास्ते ढूंढ लिए जिन रास्तों पर जाने पर किसी पार्टिकुलर सोर्स से किसी पार्टिकुलर डेस्टिनी पर जो खर्चा आ रहा था, तो आप इन सभी को इवैल्यूएट करिए, इन सभी की स्टडी करिए और वो मिनिमाइज कॉस्ट लेके आइए जहां पर आप ये बता सकें कि इस पार्टिकुलर डेस्टिनी पर आपको इन चारों सप्लाई सोर्सेज से कहां से सप्लाई करनी चाहिए। मतलब आप इन सबको स्टडी कर लीजिए और उनको इवैल्यूएट करने के बाद वो मिनिमम कॉस्ट लेके आइए जो कि आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज कर सकती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकती है। ये था इसका उद्देश्य। दूसरा, क्योंकि हम सिंप्लेक्स मेथड में पढ़ के आए हैं लीनियर इक्वेशंस के लिए कि पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, तो ये था फर्स्ट, और दूसरा होता है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। अब सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में हमारे पास दो चीजें हैं कि हमें इस कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हमें दो चीजें यूज करनी पड़ रही है कि इस एक तो तरफ हमारे पास बाधाएं हैं, हमारे पास लिमिटेशंस है, कुछ बाउंड्रीज हैं, ये आपके पास सप्लाई है। अब आप सोचो तो पहली बाधा है सेट ऑफ लिमिटेशन है, और दूसरी है डेस्टिनेशन है जिनके ऊपर आप फोकस करिए कि यहां पर आपको माल पहुंचाना है। तो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में द सेट ऑफ लिमिटेशंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू मेक दिस फंक्शन मिनिमाइज। इन सबको ध्यान में रखते ही तो आप कॉस्ट को मिनिमाइज लाना चाहते हैं कि गुड्स भी पहुंच जाए और सोर्सेज से उसी सोर्स से पहुंचे जो उसके लिए उपयुक्त हो। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास दो कांस्टेंट हुए, एक है सब्जेक्ट टू सप्लाई, तो ये क्या है, तो ये मैंने दिया था डिमांड B1, ये B2, ये B3, ये B4, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये 4 से 4-1, ये 4-2, ये 4-3, ये 4-4, ठीक है ना। ये था, ये सप्लाई थी, ये आपकी डिमांड थी और ये आपकी सप्लाई है।
कि सोर्स से आप सप्लाई कर रहे हैं, एस सोर्स से सप्लाई कर रहे हैं, S2 सोर्स से सप्लाई कर रहे हैं, D1 पर डिमांड है, D2 पर डिमांड है, D3 पर डिमांड है। तो इनकी कांस्टेंट क्या है, देखिए कि X11 कॉस्ट थोड़ी है, ये सेल है कि S1 सोर्स से सप्लाई D1 पे करूं तो मैं कह सकता हूं X11 प्लस X12 प्लस X13 प्लस X14, और आपके पास सप्लाई टोटल कितनी है, आप पर टोटल सप्लाई कितनी है, आप पर टोटल सप्लाई है सिर्फ A1। आप पे कितनी सप्लाई है बताइए, आप पे पूरी सप्लाई है A1, ठीक है ना। जैसे X13 ये X14 ये टोटल है कि S1 सोर्स से सप्लाई D1 पे करते हैं, D1 डेस्टिनी पे, तो आपकी ये आपकी एक वादा दी हुई है कि ये तरीका हो सकता है। S1 सोर्स से D2 पे सप्लाई करने का एक दूसरा तरीका हो सकता है, S1 सोर्स से D3 डेस्टिनी पे सप्लाई करने का तीसरा तरीका हो सकता है। और मगर इन सभी सोर्सेज से आप S1 सोर्स से अगर किसी भी डेस्टिनी पर सप्लाई करते हैं, उसके पास टोटल सप्लाई के लिए A1 है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप, ये पहली वादा है। अब आपको सोचना है कि D1 पर करोगे, D2 पर करोगे, D3 पर करोगे, D4 पर करोगे। दूसरी लिमिटेशन क्या है, तो ये क्या है आपका X21, ये क्या है X22, ये क्या है X23, ये क्या है X24। दैट मीन्स X21 प्लस X22 प्लस X23 प्लस X24, मगर टोटल सप्लाई कितनी है आप पर A2। S2 से चाहे D1 पर कर दो, चाहे D2 पे कर दो, चाहे D3 पे कर दो, चाहे D4 पे कर दो, मगर टोटल सप्लाई यहाँ पर सिर्फ A2 है, ये वादा है आपकी। अब आप सोच लो कौन सी डेस्टिनी पे पहुंचाना चाहोगे यहाँ से। ऐसी आपकी S3 है तो इसका भी कर लेते हैं हम, X31, X32, X33, X34, टोटल सप्लाई है A3। ऐसी X41, X42, X43, X44 और टोटल सप्लाई है A4, ठीक है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं 4 के लिए लिया है तो, और N के लिए ले रहे हैं तो चलो N के लिए कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर इसको भी N तक ले जाना पड़ता है, इसलिए अगर N तक भी कर रहे हैं तो क्या करेंगे आप, ये लीजिए XN1, XN2, XN3 और यहाँ से XNN, सप्लाई क्या होगी AN, ये टोटल क्या होंगी सप्लाई है। ये किन की लिमिटेशन थी, आपकी सप्लाई की। अब ऐसी लिमिटेशन आपकी किसकी है, डिमांड की। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सब्जेक्ट टू डिमांड। क्या है X11, X21, X31, X41, XN1। ये टोटल क्या है कि D1 डेस्टिनी पर अगर S1 सोर्स से पहुंचा जाता है, D1 डेस्टिनी पर अगर S2 सोर्स से पहुंचा जाता है, D1 पर S3 से पहुंचा जाता है, या D1 पर XN सोर्स से पहुंचा जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास डिमांड सिर्फ B1 है। अब आप ध्यान कर लो कौन से सोर्स से पहुंचाओगे। तो यहाँ पे क्या बनता है, आपका बनता है X11, X21, X31, X41 और टोटल किसके है B1 के। ऐसे ये क्या है, D2 पर पहुंचाने का तरीका S1 से X12, D2 पर पहुंचाने का तरीका S2 से X22। तो यहाँ पर लिख देंगे आप X12 प्लस X22 प्लस X32 और प्लस X42। टोटल डिमांड कितनी है, आप कहोगे B2। इस तरीके से यहाँ पे क्या है, आप कह दोगे इसे कि X13 प्लस X23 प्लस X33 प्लस X43। डिमांड कितनी है टोटल, आपके पास B3। दैट मीन्स D1 पे S1 सोर्स से पहुंचा दो, चाहे S2 सोर्स से पहुंचा दो, चाहे S3 सोर्स से पहुंचा दो, चाहे S4 सोर्स से पहुंचा दो, ये आपको तय करना है बिजनेसमैन। कोई बात है भैया, वो आप डिसाइड करो कहाँ से पहुंचाओ, कहाँ से आपके लिए उपयुक्त रहेगा, मगर टोटल डिमांड B3 है। और ऐसी D4 की आपकी X14, X24, X34 और X44, टोटल डिमांड है B4। ये क्या है, ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट इन टर्म्स ऑफ डिमांड,
subject to constant in terms of supply and minimization of objective function। इन सभी लिमिटेशंस को, सेट ऑफ लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए आप अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करिए। अब इसमें डिसीजन वेरिएबल्स क्या है, थर्ड स्टेप क्या था इसमें डिसीजन वेरिएबल्स क्या है, तो यहां पे डिसीजन वेरिएबल क्या है, सोर्स की सप्लाई S1 S2 S3 S4, ये क्या है आपके डिसीजन वेरिएबल्स हैं जिनको ध्यान में रखिए। तो आप करोगे कि कौन से सप्लाई से, कौन से सोर्स की सप्लाई से कौन सी पे पहुंचाऊं, D1 डेस्टिनी पे पहुंचाना है कि D2 पे पहुंचाना है कि D3 पे पहुंचाना है कि D4 पे पहुंचाना है। यहाँ पे क्या है, ये डिसीजन वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हमेशा ही 0 से तो ज्यादा ही होगी। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो गया। क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड भी क्या था, वो भी आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को आपके मैथमेटिकल मॉडल में प्रूव करने के तरीके थे, जहाँ पर मैंने 3 बताए थे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, आपके सेट ऑफ लिमिटेशंस होते हैं और आपके डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं। जब मैथमेटिकल मॉडल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है तो ये भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये न्यू वर्जन है। तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मगर वहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन 2 होते थे, या तो मिनिमाइज करते थे या मैक्सिमाइज करते थे। मगर ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ एक ही फंक्शन होता है ऑब्जेक्टिव, कि आप अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं। यहाँ पर कॉन्स्टेंट आपके 2 हैं, सप्लाई भी ध्यान में रखनी पड़ती है, डिमांड भी ध्यान में रखनी पड़ती है, और ये फोकस करना होता है कि आप किसी भी डिमांड को कौन से सोर्स के सप्लाई से फुलफिल करना चाहोगे। तो दिस वन इज अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। एक मिनट स्टूडेंट्स, मैं यार देखूं, ठीक है स्टूडेंट्स, दिस वन इज एनफ फॉर टुडे and tomorrow we will discuss about the methods of transportation problem, and mainly 3 methods we will discuss in transportation. So dear students, good night to all of you, and if you have any problem then please pass me your suggestions, view, concept, ideas, whatever you have regarding this particular topic, then please share to me so I could understand and try to give you the solution of this all. Thank you, good night, and please like and subscribe. Jai Hind.